आप सभी अभ्यर्थियों का स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल टेट की पाठशाला में। दोस्तों, आज मैंने सी टेट, यूपी टेट, एस्टेट एग्ज़ाम 2021 के मैथमेटिक्स सब्जेक्ट से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आया हूं। यह प्रश्न आपकी परीक्षा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, अतः आपसे निवेदन है कि वीडियो को पूरा से पूरा देखें और अपने डाउट को क्लियर करें। दोस्तों, अगर आपको मेरा प्रयास अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर एवं लाइक भी करिए। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज के आपके प्रश्नों को। दोस्तों, पहला प्रश्न दिया गया है, यदि 15% लाभ और 15% हानि का अंतर ₹450 हो तो क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो इस प्रश्न को हम आपको दो तरह से बताएंगे। पहला, हम क्रय मूल्य ₹100 मान करके, और दूसरा, अगर हम क्रय मूल्य को x रुपये मान करके सॉल्व करें तो कैसे सॉल्व करेंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आपके इस प्रश्न को। सबसे पहले हम क्रय मूल्य को ₹100 मान के सॉल्व करते हैं। तो हल, माना क्रय मूल्य इक्वल टू ₹100 है। तो आपका यहाँ पे क्या दे दिया गया, 15% का लाभ हो। तो 15% का लाभ कब होगा, प्रश्नानुसार लाभ आपका दे दिया गया है 15%। तो अगर 15% अगर है तो 100 का 15% कितना हो जाएगा, ₹15। तो 100 में ₹15 हम लाभ को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा आपका, ₹115 के बराबर हो जाएगा। और आपका हानि कितना अगर है 15%, तब क्या हो जाएगा, हानि आपका 15%। तो 100 का 15 पर ₹100 हमने क्रय मूल्य माना, 100 का 15% निकालेंगे तो कितना आएगा, ₹15 आएगा। और ₹15 हानि है तो 100 में से 15 घट जाएगा तो कितना हो जाएगा आपका, ₹85। ₹85। अब इसी का अंतर आपको दे दिया गया ₹450। तो इसी का हम लोग अंतर कर लेते हैं। अतः आपका लाभ में आपका 115 है, 115 माइनस 85 बराबर आपका ₹450 के बराबर है। रुपए रुपए आपस में बराबर है। अब देखिए कितना हो जाएगा, ये 30 है। 30 किसके बराबर हो जाएगा आपका, 450 के। इसीलिए आपका ₹1 किसके बराबर हो जाएगा, 450 बटा के 30। अब 450 को अगर 30 से डिवाइड करेंगे तो कितना जाएगा, 0 से 0 कट कर दीजिए और ये आ जाएगा, एक आपका आ जाएगा 15 के बराबर आ जाएगा। तो अब ₹1 की वैल्यू आपका ₹15 आ गया। तो हमने माना कितना था, क्रय मूल्य आपका ₹100 माना था। तो हमें ₹100 का 100 का वैल्यू चाहिए। तो 100 का, तो 100 क्या हो जाएगा आपका, 15 और गुणे 100, ये बराबर कितने के हो जाएगा, 1500 के। तो यही हमसे पूछा था। तो आपका क्रय मूल्य कितना हो गया आपका, ₹1500। ये आंसर आ गया। अब इसी प्रश्न को अगर हम ₹x मान के लगाते हैं तो कैसे आ जाएगा। तो चलिए इसको भी बता देते हैं। अथवा अब हम मान लेते हैं कि क्रय मूल्य आपका ₹x है। माना क्रय मूल्य इक्वल टू ₹x। तब क्या हो जाएगा दोस्तों, लाभ आपका दे दिया गया 15% का। तो ये हो जाएगा आपका 15% का लाभ होने बाद क्या है, 115 हो जाएगा, क्योंकि 15% का लाभ है तो 100, कोई चीज़ हमेशा 100 होती है तो 100 में अगर हम 15% का लाभ करेंगे तो 115, और क्रय मूल्य से x हो जाएगा बटा के आपका 100 हो जाएगा। ये हो गया। और हानि में क्या हो जाएगा दोस्तों, हानि आपका 15%, ये कितने के बराबर, ये 85 बटा 100 x के बराबर हो जाएगा। तो ये 85 बटा 100 और ये x हो जाएगा, क्योंकि हमने क्रय मूल्य माना है ₹x। अब क्या हो जाएगा दोस्तों, अब इन दोनों का अंतर दे दिया गया आपका कितना, ₹450 के। तो इसीलिए हम इसको करते, अतः
आपका दे दिया गया 115x/100 माइनस 85x/100। ये किसके बराबर दे दिया आपका? 450 रुपये के बराबर। अब इसको और सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए हर हर बराबर है तो घट जाएगा। 115 में से 85 गया तो कितना बचा आपका? 30x और 100/100 हो जाएगा बराबर 450 रुपये के बराबर हो गया। अब इसको क्या कर सकते हैं हम लोग? 30x और 100 का उधर गुणा कर देंगे तो कितना होगा? 450 और 2 जीरो और बढ़ जाएगा। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी दोस्तों? x बराबर आपका 445,000/30। अब इसको कट कर दिए, एक जीरो से एक जीरो कट गया। ये कितना आ गया? 3×1 = 3 और 15 हो गया। x बराबर कितना आ गया दोस्तों? x बराबर आपका आ गया 1500 रुपये। इससे भी आपका x की वैल्यू 1500 रुपये आई, और हमने 100 रुपये मान के अगर क्रय मूल्य को किया तब भी 1500 रुपये आई। तो इसमें से आप किसी एक विधि का फॉलो करके इस प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं। अब चलते हैं प्रश्न संख्या 2 पे। दोस्तों प्रश्न संख्या 2 दिया गया, एक बेलन, अर्धगोला तथा शंकु जिसका आधार और ऊंचाई समान है, उनके वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफलों में अनुपात क्या होगा? तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे चलिए देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए दिया गया आधार, जिसका आधार मतलब हम मान लेते हैं कि आधार मतलब क्या हो गया? त्रिज्या और ऊंचाई आपका समान है, मतलब r और h समान दिया गया। तो इसको लिख लीजिए। हल आपका दिया गया है आधार, मतलब आधार को हम लोग क्या कहते हैं? त्रिज्या हो गए, और ऊंचाई को h मान लेते हैं। ये आपस में बराबर दिया गया है। अब हमसे पूछा क्या गया? वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफलों में अनुपात। तो हम बेलन का वक्र पृष्ठ का फार्मूला लिख लेते हैं। बेलन का वक्र पृष्ठ आपका क्या होता है? 2πr और h होता है। और अर्धगोले का वक्र पृष्ठ का क्या होता है दोस्तों? यहाँ देखिए अर्धगोला दिया गया है दूसरा, तो अर्धगोले का वक्र पृष्ठ आपके हो जाएगा 2πr² होता है। और शंकु का वक्र पृष्ठ क्या होता है? इसको भी लिख लीजिए। शंकु का वक्र पृष्ठ आपका होता है πr और l होता है। अब l क्या होता है? यहाँ पे तिर्यक ऊंचाई हो, तो l के कैसे लिख सकते हैं हम लोग? जहां l बराबर होता है √r² + h²। अब यहाँ देखिए r और h आपस में बराबर है, तो यहाँ पे हम r h को बराबर कर लेते हैं। तो l बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों? यहाँ पे हम r ही में इक्वेशन कर लें, तो r² + r²। ये किसके बराबर हो गया? 2r²। और इसको कैसे लिख सकते हैं? r² एक बाहर चला जाएगा तो कितना हो जाता है? r बाहर आ जाएगा, √2 हो जाएगा। तो l की वैल्यू क्या हो गई आपकी? r√2 हो गई। अब इसको यहाँ पे हम लोग रख लेते हैं। तो शंकु का वक्र पृष्ठ क्या हो जाएगा? शंकु का वक्र पृष्ठ आपका हो जाएगा πr × r√2। अब इसको कैसे लिख सकते हैं हम लोग? πr² × √2। अब हमसे पूछा क्या गया? अनुपात पूछा गया है। बेलन, यहाँ देखिए बेलन, अर्धगोला और शंकु के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात। पहले बेलन का हम लोग लिख रहे थे, तो बेलन का क्या आया है दोस्तों? बेलन का है 2πrh। 2πrh कर लीजिए यहाँ पे। तो 2πrh और h बराबर दिया गया, तो इसको और भी सॉल्व कर सकते हैं। तो कितना हो जाएगा? 2πr
इंटू आर, और इसको कैसे लिख सकते हैं 2πr²। इसके जगह हम लोग 2πr² लिख लेते हैं। तो पहले बेलन का हो जाएगा यहाँ पे 2πr² अनुपाते। अब अर्धगोला का देखते हैं। अर्धगोला का क्या है 2πr², तो इसका भी 2πr² कर लेते हैं 2πr²। और उसके बाद शंकु का पूछा है, तो शंकु हमने क्या निकाला है πr²√2। अब इसको कट कर लीजिए दोस्तों, कट कर ले तो देखिए πr² और πr², ये तीनों कट गए। यहाँ क्या बचा 2:2:√2। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों 2:2:√2। या इसको और कैसे लिख सकते हैं हम लोग, अगर हम लोग √2 से गुणा कर देते हैं तो क्या हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा √2:√2:1। इसको इस तरह या तो 2:2:√2 लिख लीजिए, या √2:√2:1, क्योंकि √2 से अगर भाग देंगे तो ये ऊपर √2 बचेगा और 2 से 2 कट करके ये √2:√2:1 आएगा। तो ये अनुपात हो सकता है या ये अनुपात, दोनों अनुपात में से कोई भी अनुपात आपके पेपर में पूछ सकता है। तो ये रहा आपका आंसर। अब चलते हैं प्रश्न संख्या 3 पे। दोस्तों प्रश्न संख्या 3 दिया गया 11 सेंटीमीटर गुणे 4 सेंटीमीटर एक आयताकार पेपर के टुकड़े को मोड़कर बिना दोहराव के एक बेलन ऊंचाई जिसका 4 सेंटीमीटर का बनाया गया है, बेलन का आयतन क्या होगा। तो सबसे पहले हमारा कागज क्या दे दिया गया दोस्तों, एक कागज हम अगर बना लेते हैं, ये इस तरह का कागज हो गया। ये कागज का हमने मान लिया ये 11 सेंटीमीटर है, और ये क्या हो गया आपका ये 4 सेंटीमीटर। एक आयताकार पेपर के टुकड़े को मोड़कर बिना दोहराव के एक बेलन जिसकी ऊंचाई हमारी 4 सेंटीमीटर। तो मान लेते हैं कि एक बेलन बना दिया गया, ये बेलन हो गया। अब इसकी ऊंचाई आपकी दे दी गई 4 सेंटीमीटर, तो ये आपका दे दिया गया 4 सेंटीमीटर। तो अब बताइए ये बेलन ये आपका आयताकार पेपर दे दिया गया, तो अब क्या हो जाएगा 2πr की वैल्यू आपकी क्या हो जाएगी, पूरा पूरा 11 सेंटीमीटर के बराबर हो जाएगी। तो ये 2πr वक्रपृष्ठ आपका 11 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो 2πr के से हम लोग क्या निकाल सकते हैं, आर की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो ये देखिए 2×22/7 गुणे r बराबर 11 के। अब यहाँ से r की वैल्यू कैसे निकालेंगे हम लोग, ये हो गया 44, r बराबर 77। तो r बराबर क्या हो जाएगा यहाँ से 77/44। तो ये हो गया 11 से कट कर लीजिए, 11 से 70 और 11 चौक 44। तो r की वैल्यू आपकी आ गई 7/4 आ गई। अब हमें बेलन का आयतन ज्ञात करना, तो r की वैल्यू आ गई और बेलन का h दिया गया है। तो बेलन का आयतन बराबर बेलन का आयतन आपका होता है πr²h। अब वैल्यू रख दीजिए, पाई की जगह हम लोग रखते हैं 22/7 और r की वैल्यू क्या हो जाएगी 7/4। तो 7/4 गुणे 7/4 और h की वैल्यू क्या हो गई है, h आपका ये 4 सेंटीमीटर दिया गया, तो गुणे 4। अब देखिए इसको कट कर लीजिए, 7 से 7 कट गया, 4 से 4 कट गया, और कैसे कट सकता है ये देखिए 2 से कट गए, 2 दूना 4 और 2 11 हो गए। यहाँ पे 11 77/2, तो ये हो जाएगा 77/2। और 77/2 का मतलब 77 का आधा कितना होता है 38.5।
मतलब 38.5 सेंटीमीटर का क्यूब ये बेलन का आयतन हो गया। यही आपसे पूछा था कि बेलन का आयतन क्या होगा। बस इस प्रश्न में ये देखना है कि उसका वक्रपृष्ठ आपका 2πr जो है वो 11 सेंटीमीटर के बराबर हो जाएगा। अब चलते हैं प्रश्न संख्या 4 पे। दोस्तों प्रश्न संख्या 4 दिया है कॉस 135 अंश इंटू साइन 210 अंश इंटू कॉस 150 अंश बटा साइन 270 अंश इंटू कॉस 315 अंश का मान क्या होगा। तो इस तरह के प्रश्न आपके यूपी टेट में बहुत बार पूछ ले जाए जाते हैं ट्रिग्नोमेट्री से, तो इसको भी देख लेते हैं। तो हल, आप कॉस 135 को कैसे लिख सकते हैं? कॉस 180 माइनस का थीटा, 180 में से कितना घटा देंगे तो 135 हो जाएगा, आप 45 घटा देंगे। और इसको कैसे लिखते हैं? साइन 180 प्लस थीटा, 180 में कितना जोड़ देंगे तो जाएगा आपका 30 डिग्री। और इसको कैसे लिख सकते हैं? कॉस 150 को मतलब 150 को कॉस 180 अंश माइनस थीटा, थीटा कितना रखेंगे तो 150 हो जाएगा, 30 मतलब 180 में से 30 घटा देंगे तो 150 हो जाएगा। इसी प्रकार नीचे कर लेते हैं। नीचे करने पे क्या जाएगा, हम लोग साइन को 270 कैसे कर सकते हैं? इसको हम लिखते हैं साइन 180 अंश प्लस 90, 180 में अगर हम 90 जोड़ देंगे तो 270 हो जाएगा इंटू, अब हमें कॉस 315 जानना है तो हम इसको कैसे लिखते हैं? कॉस 360 अंश माइनस का कितना घटा देंगे तो आपका 315 हो जाएगा, आपका 45 घटा देंगे। अब बस आपको ये पता होना चाहिए कि किसकी वैल्यू किस में क्या होती है। तो अब कॉस 180 माइनस थीटा क्या हो जाता है आपका? माइनस कॉस थीटा। तो ये माइनस कॉस और थीटा की जगह हमने क्या ले लिया? 45 अंश, तो कॉस 45 अंश माइनस में इंटू साइन 180 प्लस थीटा माइनस साइन थीटा, तो माइनस साइन ये हो जाएगा 30 डिग्री के। और तीसरा क्या दे दिया गया दोस्तों आपका? तीसरा आपका हो जाएगा कॉस 180 माइनस थीटा, अभी हमने बताया कॉस 180 माइनस थीटा माइनस कॉस थीटा, तो माइनस कॉस का 30 डिग्री मतलब 30 अंश बटा आपका साइन 180 प्लस थीटा, साइन 180 प्लस थीटा भी बताया मैंने माइनस साइन थीटा, तो हो जाएगा माइनस का साइन और थीटा की जगह क्या होगा 90 डिग्री इंटू कॉस 360 माइनस थीटा मतलब इंटू कॉस थीटा होता है, तो कॉस 45 अंश। अब वैल्यू रख लीजिए, कॉस 45 की वैल्यू क्या होती है आपकी 1/√2, तो लेकिन यहाँ माइनस में है तो माइनस 1/√2 हो गई। और क्या कर सकते हैं दोस्तों, अब साइन 30 की वैल्यू आपको पता है 1/2 होती है, लेकिन यहाँ माइनस में तो माइनस 1/2 इंटू कॉस 30 की वैल्यू आपको पता है माइनस कॉस 30 की वैल्यू √3/2 होती है, लेकिन माइनस में तो माइनस √3/2 डिवाइड बाई आपका कितना हो जाएगा? साइन 90 की वैल्यू आपकी होती है 1, लेकिन माइनस में है यहाँ पे तो -1 गुणे कॉस 45 की वैल्यू क्या होती है आपकी 1/√2, अभी बताया तो 1/√2, लेकिन यहाँ पॉजिटिव है तो पॉजिटिव होगा। अब इसको सॉल्व कर लीजिए दोस्तों, सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका दोस्तों? अब देखिए दोस्तों यहाँ पे क्या हो जाएगा -1/√2, इसको कैसे हम लिख सकते हैं? -1/√2 हो गया तो √2 ऊपर चला जाएगा, तो इसको कैसे लिख सकते हैं हम लोग? -1/√2 इंटू -1/2 इंटू -√3/2 इंटू क्या हो जाएगा यहाँ पे? ये हो जाएगा आपका √2 ऊपर चला जाएगा तो √2 हो गया बटा के हम लोग यहाँ लिख सकते हैं माइनस का 1 बचा हुआ है। अब देखिए √2 से √2 कट गया, माइनस माइनस का गुणा पॉजिटिव होता है तो पॉजिटिव, और ये तो ये हो जाएगा माइनस, और ये क्योंकि यहाँ 3 बार माइनस है तो माइनस माइनस का गुणा पॉजिटिव,
और पॉजिटिव और माइनस का गुणा माइनस हो गया, और यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका √3/2, 2×4, और यहाँ पे माइनस का नीचे 1 दिया गया, तो माइनस से माइनस कट गया और 1 का गुणा ऊपर हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा √3/4 इसका आंसर आएगा। तो ये रहा इसका आंसर। अब चलते हैं प्रश्न संख्या 5 पे। दोस्तों प्रश्न संख्या 5 दिया गया, समलंब आकार का एक क्षेत्र का क्षेत्रफल 1440 मीटर स्क्वायर है। समांतर भुजाओं के बीच की लंबवत दूरी 24 मीटर है। यदि समांतर भुजाओं का अनुपात आपका 5:3 हो तो बड़ी समांतर भुजा की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो अब आपका यहाँ पे दे दिया गया समांतर भुजाओं में अनुपात, तो हम लोग मान लेते हैं, माना समांतर भुजाओं का क्या हो जाएंगे, अनुपात में दिया जाता तो हम लोग x से गुणा कर लेते हैं। तो हल, माना समांतर भुजाओं क्रमशः क्या हो जाएगा आपका 5x और तथा 3x है। अब आपको पता होना चाहिए कि समलंब के का क्षेत्रफल क्या होता है, मतलब समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है आपका, समलंब, अब कोई भी आकार हो तो समलंब का क्षेत्रफल आपका होता है समांतर भुजाओं का योग गुणे उनके बीच की दूरी बटा 2। यही होता है, यही आपको फार्मूला पता होना चाहिए। अब दोस्तों क्या हो जाएगा आपका समलंब का क्षेत्रफल कितना दे देगा, एक क्षेत्र का क्षेत्रफल आपका 1440 दे दिया गया, तो इसको हम लोग यहाँ लिख लेते हैं। जो हो गया 1440 बराबर भुजाओं का योग क्या हो गया 5x + 3x, 5x + 3x, और उनके बीच की दूरी आपका दे दिया गया 24 मीटर, तो गुणे 24 बटा के 2। अब यहाँ से क्या हो गया दोस्तों, अब इसको और कट कर लीजिए, 2 × 2 और 12 दूना 24। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, 1440 बराबर 5 और 3 8x गुणे 12। अब इसको और सॉल्व करने पर क्या आएगा, यह आएगा 144 मतलब 1440 बटा 12 गुणे 8 बराबर x के। अब इसको सॉल्व करने पे क्या आएगा, 12 बराई हम 144, तो ये 12 हो गया यहाँ पे और ये 20 हो गया। अब इसको और कट करने पे आएगा 15 8 मतलब 8 × 8 और 15 8 120, मतलब यहाँ से x की वैल्यू क्या आ गई आपके 15। तो हमसे पूछा क्या गया था, तो बड़ी समांतर भुजा का लंबाई क्या होगी, हमारी बड़ी समांतर भुजा क्या होगी 5x होगी, तो इसीलिए बड़ी समांतर भुजा बराबर आपका हो जाएगा 5x मतलब 5 गुणे x की वैल्यू आपकी 15 मतलब 75 आपका मीटर हो जाएगा। ये आपका आंसर हो गया। अब चलते हैं प्रश्न संख्या 6 पे। दोस्तों प्रश्न संख्या 6 दिया गया, किसी वर्ग का विकर्ण 4√2 सेंटीमीटर है। एक अन्य वर्ग का विकर्ण जिसका क्षेत्रफल पहले वर्ग के क्षेत्रफल का 2 गुना है, उसका हमें विकर्ण ज्ञात करना है। तो चलिए इसको देख लेते हैं कैसे सॉल्व करते हैं। तो आपका पहले वर्ग का विकर्ण दे दिया गया, तो हम लोग कैसे वर्ग का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं, तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है विकर्ण का स्क्वायर बटा 2। तो इसका यूज कर लेते हैं हल। पहले वर्ग का क्षेत्रफल आपका होता है विकर्ण का स्क्वायर। इसको नोट कर लीजिए, अधिकतर बार परीक्षाओं में पूछा जाता है, क्योंकि हम लोग वर्ग का क्षेत्रफल इस तरह नहीं जानते हैं कि विकर्ण का स्क्वायर बटा 2 होता है।
अब यहाँ विकर्ण आपका क्या दे दिएगा, 4√2, तो ये हो जाएगा 4√2 का स्क्वायर बटा के 2। अब 4 का स्क्वायर कितना होता है, 16, √2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 ही आएगा, बटा के 2। अब ये 2 से 2 कट गया, मतलब इसकी वैल्यू क्या आ गई आपके, 16 आ गई। मतलब पहले वर्ग का क्षेत्रफल क्या आ गया, 16 सेंटीमीटर का स्क्वायर। पहले का आ गया 16 सेंटीमीटर का स्क्वायर। अब हमारा क्या दिया गया प्रश्न में, देखिए, एक अन्य वर्ग का विकर्ण जिसका क्षेत्रफल पहले वर्ग के क्षेत्रफल का 2 गुना है। तो मतलब दूसरे वर्ग का क्षेत्रफल हमको पता लग सकता है कि हमें पहले का पता चल गया 16 है, तो दूसरे का 2 गुना हो जाएगा। तो इसको हम लिख लेते हैं, इसीलिए दूसरे वर्ग का क्षेत्रफल आपका हो जाएगा 16, पहले का था 2 गुना है, मतलब 32 सेंटीमीटर का स्क्वायर। ये हमें पता चल गया कि दूसरे वर्ग का क्षेत्रफल आपका कितना है, 32 सेंटीमीटर का स्क्वायर। तो अब हमको क्या निकालना, हमें विकर्ण निकालना है। तो आपका हो जाएगा दूसरे वर्ग का क्षेत्रफल बराबर विकर्ण का स्क्वायर बटा के 2। अब दूसरे वर्ग का क्षेत्रफल हमको 32 दिया गया, तो इसको हम लोग लिख लेते हैं 32 बराबर दूसरे वर्ग का इसको हम लोग विकर्ण का स्क्वायर ही लिख लेते हैं, विकर्ण का स्क्वायर बटा के 2। अब 2 का तिर्यक गुणा हो जाए तो 32 दूना कितना हो गया, 64 बराबर विकर्ण का स्क्वायर। अब क्या हो जाएगा, विकर्ण बराबर √64। और √64 किसके बराबर होता है, 8 के बराबर होता है, 8 का, तो हो गया 8 सेंटीमीटर बराबर विकर्ण के। तो दूसरे वर्ग का विकर्ण क्या आ गया आपका, 8 सेंटीमीटर। तो यहाँ हो गया दूसरे वर्ग का विकर्ण बराबर 8 सेंटीमीटर। यही आपका आंसर हो गया। दोस्तों, यह रहे आज के आपके इम्पोर्टेंट प्रश्न। मिलते हैं अगले इम्पोर्टेंट वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।